Welcome students in Perfection Classes for English. Myself Manpreet Singh, and as you know that we have started our topic model and we have read about can and could, and today we will start our next type of model, that is use of may. As we read our two types of model in steps, so it is also we will discuss in steps. So our first step for may is, if I'm saying that our first step is where may is very useful, that is called the optative part. It means optative sentences. Mostly it is used in optative sentences to describe some parts, some types that are, first is pray, second is bless, third is wish, and fourth is curse. These are the four types of optative sentence. These are the four types which are explained with the using of may, or the sentences which describe pray, bless, wish, curse are called optative sentences. तो सीधी सी बात है कि may का जब भी यूज़ करते हैं तो ऑप्टेटिव फॉर्म में बड़ा ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, और ये ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं जब इनके अंदर मे का यूज़ होता है तो ये किसको एक्सप्लेन करते हैं? प्रे को, ब्लेस को, विश को, कर्स को। देखो, जैसे हम प्रे की प्रार्थना की बात करते हैं, हम भगवान से बहुत सी दुआएं मांगते हैं। अगर आपने किसी के लिए कुछ मांगा है तो कैसे मांगोगे? मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। अगर अपने ब्लेसिंग की बात करते हैं तो यहां पर भी वही है, मे का यूज, मे यू लिव लॉन्ग। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हो तो वो क्या कहते हैं? तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो कुछ ऐसा ही आशीर्वाद हमें मिलता है। और जब अपने बात करते हैं विशेष की, मे यू लिव हैप्पी। हम यहाँ पर अगर ब्लेस बोलें या विश बोलें तो दोनों ही एक ही सेंस देता है। मे यू लिव हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम सदा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए इच्छा करता हूँ कि तुम हमेशा कामयाब हो। मैं तुम्हारे लिए विश करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो कुछ इसी सेंस के अंदर मे को हम मे के थ्रू सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर जब बात आती है कर्स की, देखो कर्स जब भी हम किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, मतलब जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या किसी ने आपके साथ बाय मिस्टेक या जानबूझकर जो भी गलत तरह का व्यवहार किया, आपके मुंह से क्या निकलेगा? मे यू डाई सुन, तुम जल्दी मर जाओ। सीधी सी बात है, कर्स हमेशा आप शब्द या श्राप जिसको बोलते हैं, प्रे, प्रार्थना, ब्लेस, आशीर्वाद, विश, इच्छा करना किसी के लिए किसी भी चीज़ की, तो इन सब को एक्सप्लेन करते हैं किसके थ्रू? मे के थ्रू। और ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप किसका? मे का। पर इसके बाद में हम एक स्टेप और डिस्कस करेंगे, सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा मे का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद करवा दूं, हमने मे का यूज़ किया था परमिशन के लिए और हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया था कैन के अंदर। मैं यहाँ पर इसको स्पेशली एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, बस एक हिंट वाइज बताऊँगा कि इसकी पहचान किस तरह होती है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि मैंने मे का यूज़, कैन का यूज़ या फिर कुड का यूज़ जब मैंने परमिशन के लिए किया था तो उस यूज़ के अंदर, उन एग्जांपल्स के अंदर मैंने किस तरह इनको डिफ़ाइन किया था।
देखो जब भी हम मे का यूज परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो हमेशा इसके अंदर यूज किया जाता है, एक फॉर्मल वे यूज किया जाता है। या जब भी हम किसी भी ऑफिशियल एरिया के अंदर होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, मे का। फिर से बता दूं, स्कूल्स हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, कुछ भी ऐसी जगह जहां पर सभ्य दिखना, सभ्य लगना बहुत ही अच्छा होता है, ऑफिशियल्स या फिर फॉर्मल वे, वहां पर यूज किया जाता है मे का। एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने कॉमनली यूज करते हैं स्कूल टाइम के अंदर या क्लासेस के अंदर, जब अपने एंट्री लेते हैं तो बोलते हैं मे आई गेट इनसाइड। यहाँ पर परमिशन ली आपने, मे आई गेट इनसाइड। इनसाइड के बाद में, मे आई गेट इनसाइड द क्लासरूम, मे आई गेट इनसाइड द रूम, मे आई कम इन द रूम, मे आई कम इन द ऑफिस। तो इन सेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मे का, पर वो जो फॉर्म होती है वो या तो परमिशन में होगी या रिक्वेस्ट में होगी, और वो एक्सप्लेन की जाएगी ऑफिशियल वे के अंदर या फिर फॉर्मल वे के अंदर। ये था मे का यूज़। पर इसके बाद में ध्यान दो, जब भी हम बात करते हैं, ये सेकंड स्टेप था, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी में मैंने कैन की और मे की पॉसिबिलिटी में क्या बताया था, कैन की पॉसिबिलिटी कैसी थी, जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक जनरल पॉसिबिलिटी थी, या मैं यूँ कह सकता हूँ एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी। और मे की पॉसिबिलिटी कैसी थी, जिसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। ये जनरल पॉसिबिलिटी से बिल्कुल अलग होती है। अब हम डिस्कस करेंगे, हम इससे पहले कैन और मे की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर चुके थे, अब हम डिस्कस करेंगे मे की पॉसिबिलिटी। देखो मे की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और मैं इसी के साथ एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, माइट, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पर मैं यहाँ पर माइट की पॉसिबिलिटी भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि इसी टॉपिक को हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसीलिए एक साथ करेंगे। तो माइट की पॉसिबिलिटी मे के अकॉर्डिंग क्या होती है, लेस होती है। सेंस दोनों का एक होगा, काम दोनों का एक होगा, पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करना। पर मे का जब पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा इंस्टेड ऑफ माइट। और माइट क्या करेगा, माइट उस पॉसिबिलिटी को, यानी लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा इंस्टेड ऑफ मे, इंस्टेड ऑफ मे। अब इसके बाद जब अपने एग्जाम्पल देखते हैं दोनों में, तो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल क्या है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। एक तो मैंने ये एग्जांपल लिखा किसके लिए, मे के लिए। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा मे एक्सप्लेन करता है किसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। आसमान में बादल है, फिर आप एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि आसमान में बादल है, क्या हो जाए, बरसात हो जाए। अब आपके हाथ में नहीं है बरसात हो या ना हो, ये पॉसिबिलिटी इसलिए यूज़ किया गया कि पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब जैसे कि कोई आपके सामने गाड़ी चला रहा है, आप उसके लिए बोल सकते हो ये गाड़ी तेज़ चला रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या हो सकता है, सॉरी हो जाएगा नहीं, तो वहाँ पर में पॉसिबल है क्योंकि गाड़ी तेज़ चला रहा है। बादल है आसमान में, बरसात हो सकती है, पॉसिबल है, नहीं हो ये भी पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मैंने इसी वजह से यूज़ किया। जब बात करते हैं माइट की, जिसमें लेस पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, द स्काई इज क्लियर, आसमान क्या है, साफ है। और फिर हम क्या बोलते हैं, इट माइट रेन टुडे। अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने लिखी, मे की और माइट की। अब ध्यान से देखें, जो मे की पॉसिबिलिटी, जिसको मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, क्यों कहा,
क्योंकि इस पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होता है, हम उस बात को एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे सामने है, जो हो भी सकती है और नहीं भी। आसमान में बादल है, बरसात हो सकती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि आसमान में बादल नहीं है, बरसात हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो इसीलिए ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका? माइट का। आप इन एग्जांपल्स को, और आपको फिर से बता दूं, जब भी आपने मे के अंदर परमिशन या रिक्वेस्ट को रीड करना है तो आप इसको कंप्लीट या एग्जैक्ट रीड कर सकते हो। कहाँ पर? कैन के अंदर। वहाँ पर परमिशन के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, कैन के अंदर, मे के अंदर और कुड के अंदर। और यहाँ पर भी मैंने आपको पॉसिबिलिटी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी, पर माइट बाकी रह गया था, इसलिए मैंने क्या मे और माइट दोनों को एक्सप्लेन एक साथ कर दिया। So students, now we will discuss about our may's past form, that is might. And now I have already told you that the past form of may is called might. It is might. And whenever we are doing our narration part, whenever we are doing our indirect to indirect speech, then whenever we have a may in direct sentence, then we can change it into might. So in might, our first step, that is permission or request. In permission or request we can use of might, but instead of might we can also use can, could, may, and now might too. For permission, for request, we can use can, could, may, might. Both are very useful to ask any kind of permission to any kind of request. But now we will discuss about might. Before to ahead, I must say that in can and could permission, could request is very polite, more polite, and can's permission is just a formality, but may's permission for official way, and it is polite, it is very polite, it is polite. But whenever we are discussing about might's permission, it is full of hesitation, it is full of doubtful in the sense of a sentence. Let's see how. We just talk about might and may. Let's see. May is very useful to ask permission, ask request in official way. Let me write here for the officials. May is used to ask permission, to ask request. How? Just simplest example is, may I come in? May I ask a question? But in might I come in? Might I ask a question? In both sides we can see the examples are same, but these models, I mean to say may and might, shows the different way, the different sense in a sentence. देखो इन मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि इन मॉडल्स के अंदर सॉरी, ये जो मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो मॉडल्स हैं
वो एक सेंस को चेंज करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मॉडल जो मूड वर्ड से बना हुआ है वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के, किसी भी पर्सन के मूड को। अब यहाँ पर एक मूड, ये मूड पर्सनैलिटी का, पर्सन का, एटमॉस्फेयर का है, ये ध्यान रखना। मे से जब परमिशन ली जाती है तो वो बहुत ही ऑफिशियल होती है, बहुत ही फॉर्मल होती है, ठीक है। पर जब माइट के अंदर परमिशन रिक्वेस्ट की बात आती है तो वो फुल ऑफ हेजिटेशन। अब हेजिटेशन कैसे, मैं यहाँ पर एक दोनों में जगह मैंने सेम एग्जांपल लिखे हैं, पर आप दोनों के अंदर ये क्लियर नहीं कर पाओगे कि कौन सा हेजिटेशन है, कौन सा ऑफिशियल है। बस आपको बता दिया कि मे का यूज़ ऑफिशियल्स के लिए होता है, माइट का यूज़ हेजिटेशन परमिशन रिक्वेस्ट के लिए होता है। ये कोई प्लेस नहीं है, ये हमारा एक मूड है, हमारी एक हैबिट है। हम जब भी सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछने में डरता हो या कुछ भी पूछने में डरता हो या डरती हो, तो उस वे में के अंदर क्या होता है कि उसने क्या बोला कि सर क्या मैं कुछ पूछूं, इस तरह का कुछ एक सेंटेंस उसने बोला और बिल्कुल हेजिटेट होते हुए। हेजिटेशन का मतलब है कि मैं करूं या मैं ना करूं, ये वे यूज़ किया था, माइट आई कम इन। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, अब यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगा, यानी कि यूज़ अगर आप माइट का कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि क्या मैं अंदर आऊँ या मैं ना आऊँ। ये खुद के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैं परमिशन लूँ या मैं ना लूँ। यहाँ पर भी वही है कि मैं क्वेश्चन पूछूं या मैं ना पूछूं। बट अगर मैं ये पूछूं मैं आई कम इन, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर आऊँ और आपसे मैं परमिशन मांग रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि मुझे एक डाउट है कि क्या मैं कुछ पूछूं, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर है कि मुझे डाउट है या नहीं है, वो बात अलग है। क्या मैं पूछूं या मैं रहने दूं, ये खुद के साथ ही एक कश्मकश, एक स्ट्रगल होता है जहाँ पर माइट का यूज़ किया जाता है। परमिशन और रिक्वेस्ट के अंदर ये मे और माइट का जो कंपैरिजन था वो ध्यान रखना। मे का यूज़ ऑफिशियल्स के लिए, और जब भी रिक्वेस्ट या परमिशन की बात आती है और वहाँ पर एक हेजिटेशन होती है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है माइट का। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम माइट का जो सेकंड स्टेप है। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर रीड किया परमिशन को, रिक्वेस्ट को, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट चारों का यूज़ होता है परमिशन के लिए। चारों की परमिशन के अंदर डिफरेंस है। और अब बात करते हैं माइट का यूज़ हम कर सकते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर, जो कि है अनरियल कंडीशन। अब देखो अनरियल कंडीशन के अंदर क्या होता है। अनरियल कंडीशन के अंदर जब भी हमारे सेंटेंसेस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ आई विश, एज दो, एज इफ, हमने ये कुछ वर्ड्स लिखे। अगर आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग इन वर्ड से होती है तो ऑब्वियसली आपका जो सेंटेंस होगा वो हो सकता है सपोजनल कंडीशन, यानी कि या फिर अनरियल कंडीशन, दोनों में से हो सकता है। अब इस कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं किसका, वो देख लो। सबसे पहले यूज़ करते हैं कुड का। कुड के साथ या कुड की जगह यूज़ हो सकता है माइट का। फिर इसी पार्ट के अंदर यूज़ हो सकता है शुड का। अब तीनों के अंदर डिफरेंस कहाँ पर है, क्या है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बट आप ये ना भूलें कि मैं आपको स्टेप वाइज जो भी करवा रहा हूँ उस चीज़ को आप स्टेप वाइज ही रहने दें और ऐसे ही स्टडी करते रहें, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। देखो जब भी हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर आई विश, यानी आई विश अकेला नहीं, आई विश, वी विश, ही विशेज़, शी विशेज़, इट विश, सॉरी दे विश, तो ऐसे सेंटेंस एज तो या एज इफ़, या फिर सिर्फ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़। देखो कैसे, इफ़ यू वर्कड हार्ड, you
could succeed. If you worked hard you could succeed. और अगर मैं इसी एग्जाम्पल को यानी कि इसी कंडीशन को माइट के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड. दोनों एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हम किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे. क्यों? क्योंकि दोनों का यूज़ कंडीशन के अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर माइट का. पर जब बात करते हैं शुड की, कंडीशन कौन सी है? अनरियल कंडीशन. यूज़ किसका करना है? इन वर्ड्स का. देखो कैसे, इफ आई वर यू I should not fail. अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को चेंज कर दिया पर फिर भी जो कंडीशन है वही रही, अनरियल कंडीशन, सपोजनल कंडीशन. अब चेंज करने के बाद ध्यान रखना, जब भी हम शुड के अंदर अनरियल कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है? या तो एक क्या मिलेगा? एडवाइस मिलेगी, या फिर एक मिलेगा इम्प्रूवमेंट. शुड की अनरियल कंडीशन के अंदर एडवाइस और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है. पर कुड या माइट की कंडीशन दोनों एक जैसी होती हैं. इन दोनों कंडीशन के अंदर हम कुड की जगह माइट का, माइट की जगह कुड का यूज़ कर सकते हैं. पर शुड के साथ ऐसा नहीं होता. शुड के अंदर क्या होगा? शुड के अंदर होगा कि हम वहाँ पर या तो एडवाइस करेंगे या इम्प्रूवमेंट करेंगे. अब देखो क्या था, मैंने इसी सेंटेंस को आगे रिपीट कर दिया, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड. अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, पक्का पास हो जाते, ठीक है. पर वो पास नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हम अनरियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर रियलिटी कुछ और होती है और पास्ट टाइमिंग या पास्ट जो एक्टिविटी है वो कुछ और होती है. अब मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा दिया, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता तो मैं क्या करता? आई शुड नॉट फेल, तो मैं फेल नहीं होता. मैं तुम कभी नहीं हो सकता, ठीक है. तो इसी को तो बोलते हैं क्या? अनरियल कंडीशन. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ जिनको ज़रूरत है स्पेशली उनके लिए. थैंक यू.